इन 25 वर्षों की अपनी प्रैक्टिस में हमने देखा है कि जब भी ज्योतिष की बात होती है तो राहु और केतु की बात अवश्य होती है। और मैं तो कहता हूँ उन तमाम लोगों को कि राहु केतु को धन्यवाद देना चाहिए जिनकी रोजी रोटी राहु केतु का भय दिखाकर ही चल रही है। दर्शकों, आज की वीडियो में हम विस्तृत चर्चा करेंगे राहु और केतु की, ताकि आपके अंदर यदि राहु केतु को लेकर कोई भी भ्रम है तो वो दूर हो सके। सर्वप्रथम हम बात करेंगे राहु और केतु के बारे में कुछ वैज्ञानिक तथ्यों की। दर्शकों, हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये सर्वविदित है। और अपने पथ पर यानी अपने ऑर्बिट पर जो चक्कर लगाती है पृथ्वी, हम इसे क्रांति पथ या सूर्य पथ के नाम से जानते हैं। और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और चंद्रमा का जो ये पथ है इसे हम चंद्र पथ के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ने के पहले बता दूं कि हमारा ज्योतिष शास्त्र जियोस्टैटिक है, यानी पृथ्वी को स्थिर मानकर लिखा गया है। लेकिन आज हम इन वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में ही बात करेंगे। चंद्रमा अपने चंद्र पथ पर चलते हुए इस क्रांति वृत्त यानी सूर्य पथ को 2 बार काटता है। उत्तरी सिरे पर जहाँ चंद्रमा सूर्य वृत्त को काटता है उसे हम राहु के नाम से जानते हैं, और दक्षिणी सिरे पर जहाँ चंद्रमा क्रांति वृत्त को काटता है इसे हम केतु के नाम से जानते हैं। ये दोनों बिंदु यानी राहु और केतु के बीच लगभग 180 डिग्री का पूरा अंतर होता है। यह चंद्रपथ पृथ्वी के 360 डिग्री यानी कंप्लीट एक चक्कर लगाने में 18 वर्ष का समय लेता है। इसका मतलब हुआ कि राहु और केतु भी पृथ्वी का एक भ्रमण करने में 18 वर्ष समय लेते हैं, यानी एक राशि में 1.5 वर्ष का समय। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी राहु और केतु की मान्यता है एक ज्यामितीय बिंदु के रूप में, और हम ज्योतिष में भी इसे छायाग्रही मानते हैं। दर्शकों, अब मैं राहु और केतु के पौराणिक कथा के बारे में भी आपसे बात करना चाहूँगा। हम में से लगभग अधिकतर लोग ये जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर संक्षेप में इस कथा का बयान करना चाहूँगा। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस दौरान जब अमृत निकला तो इसको लेकर के देवताओं और दानवों में संघर्ष हुआ। तो विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं और दानवों को समझाया, और 2 लाइनें बनी, एक देवताओं की और एक दानवों की यानी राक्षसों की। तो मोहिनी रूप में विष्णु जी ने पहले देवताओं को अमृत पान कराना शुरू किया। दानवों में एक स्वर भानु नाम का दानव था, उसको कुछ शंका हुई। वह वेश बदलकर सूर्य और चंद्र देव के बीच में आकर बैठ गया, और मोहिनी रूप में विष्णु जी अमृत पिलाते रहे, और स्वर भानु ने भी अमृत पान कर लिया। उस वक्त ही सूर्य और चंद्र को यह ज्ञात हुआ कि यह देवता नहीं है, यह कोई दानव है। उन्होंने तत्काल विष्णु जी को सूचित किया, और विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का गला काट दिया। लेकिन स्वर भानु तो अमृत पी चुका था। अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी जरूर, लेकिन अमृत उसके शरीर में पहुंच गया था। इसलिए स्वर भानु का गला तो कट गया, लेकिन उसका सर का और धड़ का अस्तित्व बना रहा। स्वर भानु के सर का हिस्सा राहु के नाम से ख्यात हुआ और धड़ का हिस्सा केतु के नाम से। बाद में कथाओं में कहा जाता है कि एक सर्प का सर काट के केतु के ऊपर लगा दिया गया और धड़ का हिस्सा राहु के साथ लगा दिया गया। और वैसे ब्रह्मा जी ने इस राहु और केतु को नक्षत्रों के रूप में अंतरिक्ष में ही स्थापित कर दिया। ये थी राहु और केतु की पौराणिक कथा। दर्शकों, अब हम ज्योतिष की बात करते हैं। ज्योतिष में राहु और केतु को कोई स्थान नहीं दिया गया। मेरा कहने का मतलब, ज्योतिष में भी राहु और केतु को छायाग्रही माना गया, और राशियों का कोई स्वामित्व इन्हें नहीं दिया गया। हाँ, नक्षत्रों का स्वामित्व इन्हें प्राप्त हुआ।
कुछ विद्वान कन्या राशि पर बुध के साथ राहु का भी सहस्वामित्व मानते हैं और मीन राशि पर गुरु के साथ केतु का भी सहस्वामित्व मानते हैं। परंतु होरा पराशर शास्त्र में राहु और केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं दिया गया है और यह कहा गया कि राहु जिस भी राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी का गुण धारण कर लेते हैं और उसी के अनुसार फल देते हैं। वैसे शास्त्रों में तो यह भी कहा गया है शनिवत राहु और कुजवत केतु, यानी राहु शनि के समान फल देते हैं और केतु मंगल के समान। राहु और केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का तो फल देते ही हैं, साथ में अगर यदि किसी ग्रह के साथ इनकी युति है तो उसका भी फल प्रदान करते हैं और यदि इन पर किसी ग्रह की दृष्टि है तो उसका भी फल देते हैं। दर्शकों, आइए हम एक जन्मांक चार्ट के माध्यम से राहु और केतु के गुण दोषों को और विस्तृत रूप में देखते हैं। दर्शकों, साथ में लगे हुए इस जन्मांक चार्ट को देखिए। यह किसी का जन्मांक चार्ट नहीं है, ये सिंपल आपको दिखाने के लिए मैंने तैयार किया है। इस जन्मांक चार्ट में दर्शकों ध्यान दीजिएगा, त्रिकोण में यानी पंचम भाव और नवम भाव में तो जो भी ग्रह बैठते हैं शुभ फल देते हैं। केंद्र में भी जो ग्रह बैठते हैं शुभ फल देते हैं और राहु और केतु इसका अपवाद नहीं। यानी केंद्र के चारों स्थानों में यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, यदि राहु यहाँ है तो यह शुभ फलदायक ही होंगे। इसके अलावा भी ये कहा गया है कि यदि राहु तृतीय भाव में, छठे में और एकादश में है तो यहाँ भी ये शुभ फल देते हैं। तो अब आप बताएं कि कौन सा भाव बचा जहाँ ये अशुभ है। यह है सिर्फ और सिर्फ अष्टम, द्वादश और द्वितीय भाव। यहाँ पे यदि राहु हैं तो भी हम इन्हें अशुभ नहीं कहेंगे, यहाँ यह भी देखेंगे कि इनके ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। हम उस दृष्टि प्रभाव के आधार पर ही फलित करेंगे। और यदि मेरा मत लिया जाए तो मैं तो कहता हूँ कि जैसे सारे ग्रह वैसे ही राहु और केतु को भी लेना चाहिए, इनसे कतई भयभीत नहीं होना चाहिए। दर्शकों, अपनी प्रैक्टिस में हमने तो देखा है बहुत देरों के साथ कि राहु की महादशा में उन्होंने अभूतपूर्व अकल्पनीय उन्नति किया। और सबकी बात छोड़िए, मैं अपना बताऊं, मेरा जो भी कल्याण हुआ वो राहु की महादशा में ही हुआ। पाश्चात्य ज्योतिष में राहु को प्लानर कहा जाता है, यानी राहु यदि किसी के पंचम भाव में विराजित हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा प्लानर होता है। और मैं तो कहूँगा कि जिस भाव में राहु होता है उस भाव की प्लानिंग बहुत अच्छा करता है। यदि सप्तम में है तो व्यक्ति अपने विवाह की अच्छी प्लानिंग करेगा, बिजनेस की अच्छी प्लानिंग करेगा, कार्य की अच्छी प्लानिंग करेगा। दशम में है तो निश्चित रूप से अपने कार्य की प्लानिंग अच्छी करेगा। एकादश में है तो अपने लाभ की अच्छी प्लानिंग करेगा। दर्शकों, अभी राहु और केतु के बारे में बहुत चीज़ बतानी शेष है। आने वाले वीडियोस में हम निश्चित रूप से इसके ऊपर और विस्तृत चर्चा करेंगे। दर्शकों, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।